बॉलीवुड की देवी श्रीदेवी। 16वां साल फिल्म जो इसने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, फिल्में सुपरहिट होती हैं, वो सुपर फ्लॉप हुई। 1983 में आकर एक फिल्म शुरू हुई और रातों रात सुपरस्टार हो गई। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की। एक फिल्म है जिसमें अमिताभ के साथ काम कर, अमिताभ बच्चन के पास आया तो उसने कहा क्या मकालमे हैं तुम्हारे, तो कहती जी बस, और भाग गई। पहली बार नर्वस नजर आई। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी बैठी हुई, अनिल कपूर ने एकदम उसे कहा, इतनी जोर से चीख मारी श्रीदेवी ने। अब कैमरा चल रहा था तो शेखर कपूर ने कहा नहीं ये सीन ओके, ये शॉट यही चलेगा। बेसिकली सांप से बहुत डरती थी वो, अपने सीन में मशहूर थी और सांप ओरिजिनल था। उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू कर दिया सांप ने, और उसने जरा सा भी रिएक्शन नहीं लिया। उसने सीन को पिक्चराइज करवाया कि पूरे सेट ने क्लैप की। सज्जल अली का कहना है कि वो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मैंने लाल ड्रेस पहना हुआ था। श्रीदेवी मेरे चल के पास है, कहने लगी बेटा ये जो तुमने ड्रेस पहने हुए ना, अपने बालों को अगर कर्ली कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया। वो दवाई अपने भतीजे की शादी में शिरकत के लिए गई, खुशी खुशी। और फिर एक दिन पता चला सुबह कि वो मुर्दा पाई गई बाथ टब में। आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की। श्रीदेवी जिनको हिंदी आती ही नहीं थी, वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर और महंगी अदाकारा कैसे बन गईं? बोनी कपूर जो कि श्रीदेवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनको मिस्टर इंडिया फिल्म पर राजी करने के लिए कितने गुना ज्यादा मुआवजा दिया। ये तमाम बातें और इसके अलावा श्रीदेवी की लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए ये पॉडकास्ट नासिर अदीब साहब के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप खुशबाश हैं? अगर थोड़ा बहुत उदास भी था, आपको देखकर खुश हो गए? अरे जबरदस्त जबरदस्त। पहला सवाल ये फेंकने जा रही हूँ कि बॉलीवुड की देवी श्रीदेवी जो 80s और 90s की मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस थी, जो मेल एक्टर से भी ज़्यादा मुआवजा लेती थी, मैं और मेरी ऑडियंस आपसे उनकी लाइफ की और सेट की वो कहानियां जानना चाहेंगे जो आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है। पहले ये बताएं कि ये श्रीदेवी का नाम आपको आइडिया ने बताया या आपने अपने पास से सोचा? नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से सोचा है। और याद होगा आपको, हमने जब पहला पॉडकास्ट किया था उसके बाद मैंने आपको दूसरा नाम ही यही दिया था कि हम इन पे करेंगे पॉडकास्ट। लेकिन आपने ये कहा ना कि मैं और ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो उससे ऐसा लगा कि जैसे ऑडियंस और आपने मिलके कोई साजिश तैयार की है मेरे खिलाफ। बस हमने मिलके क्या अचानक कोई इम्तिहान लिया जाए मेरा? हाँ। क्योंकि वाहिदिया हीरोइन है श्रीदेवी, जिसके बारे में जो बहुत मशहूर है, जैसे आपने कहा, और मुआवजा भी बहुत लेती थी, नो डाउट। हाँ जी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि ये है कौन, कहाँ से आई, कैसे आई और गई कहाँ। ये 2-3 सवाल इसके ऐसे हैं जिनके बारे में पब्लिक परेशान है। 13 अगस्त 1963 से शुरू होने वाली एक कहानी 24 फरवरी 2018 को ख़त्म हो गई। 55 साल की इस उम्र में इस लड़की ने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। 300? 80 से लेकर 90 तक इसके अरूज का दौर था। 90 से लेकर फिर 2012 तक के जो दौर है जी, वो इसके अरूज का दौर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि वो 2 दहाइयाँ भी लोगों के जहनों पर श्रीदेवी छाई रही। जब काम नहीं किया तब भी छाई रही और काम किया तब भी छाई क्योंकि रही। उसने कुछ ऐसा काम कर दिया। बाज लोग ऐसा काम कर देते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको ऐसी ब्लेसिंग होती है बेशक कि उनसे कोई ऐसा मार्का सरजद हो जाता है कि दुनिया उनकी दुश्मनी भी हो जाए तो उसको भूल नहीं सकती। मसलन पाकिस्तान के 8वीं प्रोग्राम, आप जो मर्जी कर लें, जब भी 8वीं प्रोग्राम का जिक्र आएगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू होगा। उसमें डॉक्टर हमारे जो हैं उनका नाम आएगा जी।
तो कहने का मकसद ये है कि श्रीदेवी ने भी कुछ ऐसे काम कर दिए जो, जैसे मैं उनकी तफसील बताऊंगा तो ऑडियंस भी मानेंगे, तो आप भी मानेंगे कि वाकई श्रीदेवी 30 साल तक लोगों पर दिलों पर ऐसी राज नहीं करती रही। क्या बात है। जिसका असली नाम जो है वो बड़ा अजीब है। अच्छा, क्या नाम है? इसका असली नाम है श्री अम्मा यंगर एप्पन। अच्छा, इतना लंबा नाम और इतना यूनिक नाम किसी को पता नहीं होगा। मैंने जब इसकी हिस्ट्री को खंगाला और पढ़ा, हाँ। तो सबसे जो ज़्यादा हैरानी हुई मुझे नाम से हुई। अब मैंने उसको फिर पहले तो उर्दू में देखा, श्री अम्मा यंगर एप्पन। मैंने कहा फिर इसका इंग्लिश वर्जन देखो। हाँ। इंग्लिश वर्जन देखा तो फिर भी वही आया, श्री अम्मा यंगर एप्पन। तफसील से पता चला कि एप्पन इनके वालिद का नाम था। अच्छा। जो हर बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम चलता है। हाँ जी। श्री का मतलब जो है वो तो एहतरामन या जिसे चुतरानी कह सकते हैं, सार्क से श्री कह ले। जी। ये अम्मा यंगर जो है ना, इसका मतलब मुझे नहीं पता चला और ना मुझे कोई बता सका, क्योंकि ये तमिल लफ्ज़ है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली ये लड़की तमिल फैमिली से ताल्लुक रखती है, साउथ इंडियन फैमिली से थी। ओह अमेजिंग। जिसे तमिलनाडु आप कहते हैं। अच्छा, ओके। जो आजकल जिसकी फिल्में जो है ना पूरे हिंदुस्तान और बम्बे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर छाई हुई है। तमिल फैमिली की ये लड़की, वकील था बाप। ओके। एप्पन साहब तो जो वकील थे। और वालदा जो थी वो भी कोई शोबे से ताल्लुक नहीं था, राजेश्वरी उनका नाम था। ओके। और वो घरेलू खातून थी, होम हाउस वाइफ थी। अब इस माहौल में बाप वकील हो, माँ घरेलू खातून हो और बच्ची 4 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म में आ जाए, मेरी समझ से बाहर है। एक चीज़ मुझे समझ में आती है, क्या? जब मैं इंडिया के प्रोग्राम देखता हूँ, या मैं हिंदुस्तान भी गया हूँ 5-6 दफ़ा जी। आप यकीन करें, आप मेरी बात ये माने या न माने, आम फैमिली की लड़की ले लें या लड़का ले लें, वो आपको एक्टर लगेगा या एक्ट्रेस लगेगी। अच्छा, उनके बोलने का इसकी वजह क्या होती है? जो मैंने नोट किया ना जी, उसकी बेसिक वजह जो ये है कि उनका हर बच्चा जो है वो डांसर होता है और हर लड़की डांसर होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, जो डांस है, ये जिसकी जो परफॉर्मेंस है, आपको पता है ये खामोश एक्टिंग है। इसमें जैसे कहते हैं ना, रक्स जो आज़ा की शायरी है, इसमें पाँव से लेकर उंगलियों तक, आँख, सर, हर चीज़ बोलती है। और ज़ुबान नहीं होती, लेकिन रिदम होता है पीछे, उसके मुताबिक बोलती है। तो वो जो डांस सीखते हैं ना बच्चे, वो उनके साथ उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आती है। क्योंकि डांस साफ ज़ाहिर है एक कमरे में तो दिखाया नहीं जाता, डांस तो महफिल में होता है, तमाशाइयों के सामने होता है। तमाशाइयों के, और चल तमाशाई में ना भी हो तो बच्चे ब्याह शादी में वहाँ भी 200-300 आदमी होता है, औरतें होती हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, छेड़ने वाले, नारे लगाने वाले, सीटियाँ बजाने वाले। उनके सामने परफॉर्मेंस करने से उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो एक्टिंग की परफॉर्मेंस आ जाती है और एक एतमाद आ जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप किसी भी आर्टिस्ट की, किसी आम आदमी की, लीडर की, इंडिया के कोई भी ले लें, जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो वो आपको आर्टिस्ट लगते हैं। अब हमारे जो सियासतदान है ये भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनको टाइम लगता है, ये शुरू में आर्टिस्ट नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता। तो 4 साल की उम्र, अच्छा, ना कोई फिल्मी, जो मैंने ढूंढा है कि इस फैमिली का कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं। अच्छा। और किसी फिल्मी एक्टर से या किसी फिल्मी प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से कोई रिलेशन भी मुझे नज़र नहीं आया। ओके। तो ये एक फिल्म में चाइल्ड स्टार के तौर पर आ गई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब वो फिल्में चूँकि बम्बे में भी रिलीज़ होती है, पूरे हिंदुस्तान में तमिल फिल्में अब तो रिलीज़ होती हैं। इस बच्ची का काम देखा, अच्छा, हिंदुस्तान के किसी प्रोड्यूसर ने। ओके। वो बना रहे थे जूली, 1975 की बात है, उस वक्त इसकी उम्र होगी 12 साल। तो इसको उसमें एक किरदार के लिए, सानवी किरदार के लिए कास्ट कर लिया गया। वो भी एक्चुअली अभी उसे चाइल्ड स्टार में ही आता है, लेकिन जैसे यंगर सी लड़की होती है। तो उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसे नक्श छोड़ गई कि वो लोगों के जहनों पर आहिस्ता आहिस्ता छाती गई। एक होता है ना, करंट होता है, इस लड़की में करंट था। वो करंट 4 साल की उम्र में भी था, वो 12 साल की उम्र में था। फिर इसको एक फिल्म साइन मिली बतौर हीरोइन, उसका नाम रखा इन्होंने सोलमा सामन। अच्छा, ये बॉलीवुड की फिल्म थी? ये बॉलीवुड की फिल्म थी। ओके। तो श्रीदेवी साहिबा को हिंदी आती थी? हिंदी तमिल देखें, हिंदू इनका आती या नहीं आती, आप देखें लता मंगेशकर को तो आप जानती हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 3000 से ज़्यादा गाने गाए, अच्छा, उर्दू के। ठीक। उनको उर्दू नहीं आती।
तो ये कोई बड़ी ज़रूरी नहीं बात। होता, लोग हाँ सीख जी, जाते हैं। सीख जाते हैं। अब देखें, अब मेरी लेजेंड ऑफ मौला जट में सिवाय 2-3 आदमी को किसी को पंजाबी नहीं आती थी, ना डायरेक्टर को आती थी, ना प्रोड्यूसर को आती थी, ना असिस्टेंट को आती थी। तो सीख के बोल जाते हैं लगे। बिल्कुल। तो इसने सीख ली होगी हिंदी, लेकिन 16वां साल फिल्म जो इसने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी, लोग फिल्में सुपरहिट होती हैं, वो सुपर फ्लॉप हुई। और इतनी सुपर फ्लॉप हुई कि ये बम्बे से वापस चली गई साउथ इंडिया, तमिलनाडु में। ओहो, इसने कहा मेरे लिए ये इंडस्ट्री सही नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। डिसहार्ट हो गई। तो हाँ जी, तो इसने वहाँ फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया और इसने 4 ज़ुबानों की फिल्मों में काम किया। अच्छा। तमिलनाडु में काम किया, मलयालम में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया, कंटर फिल्मों में काम किया। ओके। तो इसने वहाँ अपने वो पैर जमा लिए, लेकिन बम्बे फिल्म इंडस्ट्री इसकी परफॉर्मेंस को नहीं भूली। वो करंट जो था, वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई। ऐसे मैंने एक्टर देखे हैं कि उनकी पहली फिल्म आई है, फिल्म डेड फ्लॉप हो गई है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो था वो लोगों को छू गई और लोगों ने फिर उनको फिल्म में कास्ट किया और उनका सफ़र फिर से जारी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। 1983 में आकर, उस वक्त इनकी उम्र 20 साल थी, अच्छा। फिर एक फिल्म शुरू हुई इंडिया में और उसके लिए श्रीदेवी का इंतखाब किया गया। उस फिल्म का नाम था हिम्मत वाला। वाह 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 वाह। वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और रातों रात सुपरस्टार हो गई, जिसका नाम था श्रीदेवी। क्या बात है। अब श्री के बाद देवी किसने लगाया, अम्मा यंगर निकाल के ना, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत और मुख्तसर और मुहतरम सा नाम बन गया श्रीदेवी, बॉलीवुड की देवी। हाँ जी। अच्छा, इनकी जो जोड़ी हिट हुई, जो इनका जो मेन जो हीरो था वो थे जतिंदर। तो जैसे सबिया संतोष की जोड़ी बनी, जैसे और मुसरत नज़ीर सुधीर की जोड़ी बनी, यहाँ वहीद मुराद ज़ेबा की जोड़ी बनी, तो इनकी भी वहाँ जोड़ी बन गई। हाँ जी। और वो जोड़ी बनी तो जितेंद्र के साथ इनकी 16 फिल्में थी और 16 फिल्मों में 14 फिल्में सुपरहिट। वाह वाह वाह, अमेजिंग, क्या बात है। हिम्मत वाले से इसका सफ़र शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर इसको यश चोपड़ा ने साइन किया। अच्छा, किस फिल्म के लिए? चांदनी फिल्म के लिए। चांदनी फिल्म के लिए, हाँ जी। और चांदनी फिल्म ऐसी फिल्म सुपरहिट हुई कि इसका नाम अरसा दराज तक फिल्म इंडस्ट्री में चांदनी रहा। चांदनी रहा, श्रीदेवी साहिबा का नाम श्रीदेवी का नाम चांदनी रहा। बल्कि अच्छा। अपनी ज़दारी की बात बताऊं, हाँ जी। कि इन्होंने बेटी बनाया था, एक हमारी पाकिस्तानी फिल्म की आर्टिस्ट है, सज्जल अली उसका नाम है। हाँ हाँ। वो इनको मां समझती थी क्योंकि उसने एक फिल्म में काम किया जो श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी, उसका नाम था मोम। उसने मदर का किरदार किया। उसमें ये जो सज्जल अली थी उनकी बेटी बनी थी। तो वो इनको इतना प्यार दिया कि ये सज्जल अली का कहना है कि मैं उनको वाकई अपनी माँ समझती हूँ। उन्होंने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया। क्या बात है। सज्जल अली के उस बात से मुझे फिर याद आया कि इसने जो शोहरत इख्तियार की, हासिल की अल्लाह ताला की रहमत करम से, तो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेना शुरू इसने किया। हिंदुस्तान में ये रस्म थी कि सबसे ज़्यादा मुआवजा जो थे वो मर्द हीरो लेते थे। अच्छा। हीरो बाद में आती थी। पाकिस्तान में आज भी ऐसी है, आज भी ऐसी है कि जो मुआवजा मर्द लेते हैं लड़की वो नहीं लेती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये पहली लड़की थी जिसने पहले हीरो जैसा मुआवजा लिया और उसके बाद हीरो से भी ज्यादा लिया। अच्छा, कितना मुआवजा लेती थी? ये उस वक्त आप यूं देखें 80 में। हाँ। मैंने फिल्म मौला जट लिखी थी 7,500 में। अच्छा। और मेरे जो डायरेक्टर था उसने फिल्म का लिया था 50,000 रुपये। ओके। और जो मेरा हीरो था उस फिल्म का, उसका मुआवजा था 2 लाख रुपये। और इसने मुआवजा लिया था 1980 में 8 लाख रुपए। ओह माय गॉड, 8 लाख बहुत बड़ी रकम है उस दौर के की हिसाब बात से। मैंने आपको अपनी मिसालें देकर बताया ना कि तो ये पाकिस्तान बम्बे फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार लेडी ऑफ द बम्बे फिल्म इंडस्ट्री मशहूर हुई। खूबसूरत भी थी, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी, जैसे चांदनी फिल्म की मैं आपको बात बताता हूँ कि चांदनी फिल्म का नाम आते ही एक गाना आपको फ़ौरन याद आएगा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। ठीक है जी जी जी, मशहूर ज़माना। आप इस मशहूर ज़माना गाने की आप हिस्ट्री देखें कि ये गाना फिल्म का नहीं था। अच्छा ना, तो फिर कैसे फिल्म का हिस्सा बना ये गाना? ये हिस्सा ऐसे बना कि श्रीदेवी शूटिंग के लिए आती थी। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी चुलबुली भी थी। हाँ हाँ हाँ। गाना भी आता था, गाती भी थी। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं जी, उनमें 98% सिंगर भी होते हैं और डांसर भी होते हैं।
भले वो गाना ना गाए लेकिन सुर में होते हैं, आर्ट होता है, भले वो आर्ट डायरेक्टर कोरियोग्राफी नहीं करते लेकिन वो डांस को समझते हैं, लिहाजा उनको जब डांस डायरेक्टर शॉट बताता है तो सोच के बताता है। तो ये बाल बनाते हुए सेट पर बैठे हुए इंतजार करते हुए चाय पीते हुए यश चोपड़ा डायरेक्टर थे। अच्छा। तो एक गाना गुनाती थी, मेरे हाथों में 9 चूड़ी। अच्छा। अब जो गुनगुना, तो एक दिन यश चोपड़ा ने सुना तो उसने देखा कि सेट सारा ही सुन रहा है और वो अपने धुन में गुनगुना रही है, अपना पप भी लगा रही है। तो फिर यश चोपड़ा ने कहा जरा मुझे सुनाओ। उसने सुनाया, उन्होंने उसी वक्त म्यूजिक डायरेक्टर को बोला कि ये गाना बनाओ। वाओ, मतलब खुद ही गाना इजाद किया और उसी पे डांस कर दिया। उस पे डांस, ये नहीं पता कि ये मेरे हाथों में 9 चूड़ी इनके अपने बोल थे या कैसे, लेकिन गुनगुना यही रही थी। क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। वो गाना फिर आज क्लासिक गानों में शुमार होता है, हर ब्याह शादी में वो गाना जो है वो बजाया जाता है। तो चांदनी से इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी सुपर हिट हुई कि ये चांदनी के नाम से काफी रस्ता मशहूर रही। फिर इसकी जिंदगी में आती है फिल्म मिस्टर इंडिया आती है, फिर इसकी फिल्म में आती है नगीना आती है, फिर लम्हे आती है, फिर जुदाई आती है। आप देखें ना, लम्हे जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर भी यश चोपड़ा थे और वो उसकी क्लासिक फिल्मों में शुमार होती है। बेशक। मिस्टर इंडिया इसकी वो फिल्म थी जिसने उस दौर में ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया था। उस दौर में हिंदुस्तान में किसी फिल्म ने इतनी कमाई नहीं की थी। कितनी कमाई की थी मिस्टर इंडिया? उसने उस दौर में कमाए थे 10 करोड़ से ज्यादा रुपया। 10 करोड़ रुपए? वाह। मिस्टर इंडिया के हीरो थे अनिल कपूर। हाँ। और अनिल कपूर जो है वो भी चुलबुला आदमी है। आम लाइफ में भी चुलबुला, आम लाइफ में भी है, बिल्कुल सभी जानते हैं। श्रीदेवी भी जरा चुलबुली सी थी, खिलंडरी सी थी। अब मिस्टर इंडिया का रोल ये था कि उसको पब्लिक तो देख रही थी, लेकिन हकीकत में वो जो इर्द गिर्द उसके किरदार थे उनको वो नजर नहीं आते, इनविजिबल था। तो एक सीन था जिसमें अनिल कपूर और ये साथ साथ बैठे होते हैं। डायरेक्टर इनको सीन समझा रहा था। अच्छा। और ये कह रहा था कि भाई शेखर कपूर डायरेक्टर थे, बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे। अच्छा। हाँ, उनके हस्बैंड बोनी कपूर के भाई शेखर, आई थिंक वो उनके भाई हैं, वो डायरेक्टर थे, बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे। ठीक है। तो वो बोनी कपूर से याद आया कि बोनी कपूर जो थे वो श्रीदेवी के आशिक भी थे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं होती थी। उन्होंने सबसे पहला जो इजहार किया था उनसे मोहब्बत का, ये बात मैं भूलना जो यहाँ से जो मैं शुरू करने लगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे आप ये बिल्कुल ना भूलें। पहला इजहार जो उन्होंने किया था वो ये नहीं किया था कि श्री जी मैं आपको पसंद करता हूँ। अच्छा। या आई लव यू या आई लाइक यू होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। या कोई गिफ्ट दिया, नॉट एट ऑल। अच्छा। पहला इजहार उन्होंने ये किया कि उन्होंने श्रीदेवी से पूछा कि आप कितने पैसे लेती हैं। अच्छा। तो उसने कहा ये आप सबको पता मैं 8 लाख से कम नहीं लेती। हाँ, एक फिल्म के। कहता ठीक। उनका मैं आपको 11 लाख रुपया दूंगा। ओह माय गॉड। ये क्या कि वो चले गए। सही। अब श्रीदेवी जी थी, उसने ये नहीं सोचा कि भी ये इसने मुझे दिया है तो किसी वजह से दिया है। उसने सिर्फ इतना सोचा कि मैंने काम बहुत अच्छा किया, मेरी फिल्में सुपर हिट हैं, तो इसने मेरा अगर रेट बढ़ाया तो इट्स ओके। उनके लिए नॉर्मल बात थी, बात आई गई होगी, इस बात को यही छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब हम एक थंबनेल लाइन दे रहे हैं, पिंच आगे कहानी आपको बाद में सुनाएंगे। हाँ जी। ठीक है। अब मिस्टर इंडिया में वो सीन समझा रहे थे, यूं अनिल कपूर बैठे और साथ श्रीदेवी बैठी हुई है। वो सीन किसी और के साथ भी उसने बात करना था, तो बीच में लुकमा देता था अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बन के, तो जो सिवाय कोई उस आदमी की जिसको सुनाना चाहता और किसी को सुनाई नहीं देता था। अब ये बैठे, ये आप सीन में विजुअलाइज कर रही होंगी कि भी इधर जो बैठा है आदमी समझो कि ये नहीं बैठा, क्योंकि तभी परफॉर्मेंस होती है ना जब आपको कॉन्शियस हो के मेरे साथ कोई बैठा है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल। तो उसने अपने आप पर तारी कर लिया कि मैं अकेली हूँ, इस वक्त कोई नहीं है, ये है। और अनिल कपूर देख रहा था कि अब ये जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर रही है सीन के लिए, और जब उसे यकीन हो गया कि अब इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि अब मेरे पास कोई नहीं है, तो उसने एकदम उसे कहा ऐसे के बाद को, तो इतनी जोर से चीख मारी श्रीदेवी ने, डर गई थी, इतनी डरी और इतनी जोर से चीख मारी कि सारा सेट परेशान हो गया। अब कैमरा चल रहा था, अब कैमरा चल रहा था तो उन्होंने कहा सॉरी जी ये वो फलान, तो शेखर कपूर ने कहा नहीं ये सीन ओके है, ये शॉट यही चलेगा। अच्छा, और वही शॉट लगा था। हाँ, वही शॉट लगा। ओह माय गॉड, क्या बात है। तो ये उसका एक जिंदगी का अजीब व गरीब वाक़या है। इसी तरह नगीना फिल्म उनकी थी। अच्छा। नगीना फिल्म ने उससे अच्छा दारी जो नागन होती है, वो एक उनकी टर्म है। हाँ जी। तो नागन का सीन था और गाना था उनका सांप के साथ बीन के ऊपर। अच्छा।
अब नागिन के रोल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत सारी आर्टिस्टों ने किए। हाँ जी इससे पहले वैजयंती माला ने किया। अच्छा, एक और आपको मैं बात बता दूं जी कि आप अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख उठाएं हाँ 50 से लेकर 70 तक, जी तो 50 से लेकर 70 तक हिंदुस्तान में आपको सिर्फ 2 हीरोइनें मिलेंगी। हालांकि हीरोइनें बहुत आई, बहुत है। लेकिन 2 हीरोइनें मिलेंगी। एक मिलेगी आपको बंधोबाला, हम्म, एक मिलेगी आपको वैजयंती माला, और उसके बाद फिर बाद में आई तीसरी नरगिस। हम्म, पाकिस्तान में सिर्फ 2 थी, एक थी सबिया खानम और एक थी मुसर्रत नज़ीर। हम्म, इसी तरह अब जब श्रीदेवी आई है 1980 में, अच्छा तो 1980 से लेकर अपना 200 तक कर लें आप, 20 साल का अरसा लगा लें या 10 साल का लगा लें, जी बहुत सारी हीरोइनें वहाँ हाँ बेशुमार हिंदुस्तान में। मतलब है, आपको पता, वहाँ तो फिल्में भी बहुत बनती हैं, लेकिन आपको इस दौर में नाम जो है ना सिर्फ एक ही नजर आए कि वो श्रीदेवी का होगा। इसलिए श्रीदेवी जो थी वो टॉप पे भी रही, और श्रीदेवी जी थी वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली भी हीरोइन बनी। अब नगीना में क्या हुआ कि बेसिकली सांप से बहुत डरती थी वो। अच्छा, सांप से डरती थी और खुद ही नागिन बन गई। हाँ, ये वो नागन उनको बनाना पड़े। वो जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पहले वैजयंती माला ने भी किया नागन का रोल, हाँ, हाँ, यहाँ पाकिस्तान में नादरा बेगम ने किया नागन का रोल। जी। तो वो मेरी फिल्म थी आपकी फिल्म थी, नागन जोगी। तो बिल्कुल। अब इसने किया, लेकिन अब आप इसकी आंखें देखें, श्रीदेवी को अपने गौर से अगर हाँ देखो जी, तो आप देखिए, लेंस उसकी लगाए। आंखें देखें, हाँ जी तो उसकी आंखों का स्टाइल और उसके चेहरे का स्टाइल हाँ अगर आप गौर से देखें ना तो नागन के उस चेहरे से मिलता नजर आएगा आपको। हाँ तो वो इतना अच्छा डांस किया उसने उस बीन के ऊपर से हाँ बिल्कुल याद कि है। वो डांस भी जो था यादगार हो गया। हम्म, उसमें अब एक सीन ये था जी कि वो जो सांप जो है ना वो चलते चलते हाँ उसने आना इनके करीब सीन के दौरान, अच्छा तो सांप डरती भी बहुत थी, और सांप ओरिजिनल था। अच्छा, ओरिजिनल था, उसके ओरिजिनल अंदर सांप जहर भी था था। ये नहीं, ये अलग बात है, जहर तो निकाला होगा, इतना हाँ तो जी, रिस्क वो नहीं लेते। बिल्कुल लेकिन आपको पता है सांप का जहर भी निकला हो तो उसकी दहशत तो होती है ना, दहशत तो होती है। कॉन्शियस हो जाता है आदमी। आप बेशक आपको यहाँ मेज पर अचानक सांप आ जाए हम और तो उसके डर जाएंगे, अंदर जहर ना हो तो हम दोनों भाग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने सीन में मशहूर थी, तो हाँ, शॉट देन वो जो असिस्टेंट वगैरह तो उन्होंने सांप को पटारी से निकाल कर छोड़ दिया। अच्छा अब सांप जो है अपनी मर्जी से मूव करता है, हाँ तो सांप उसके पास से गुजरने के बजाय वो उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू कर दिया सांप ने अपने आप। ओए होए 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 होए, फिर तो श्रीदेवी ने क्या किया? और उसने कुछ भी नहीं किया, ज़रा सा भी रिएक्शन नहीं लिया। उसने सीन को पिक्चराइज करवाया, और पिक्चराइज करवाने के बाद आप यकीन करके पूरे सेट ने क्लैप की, वाह। और हैरान और शशदर रह गए कि इतनी परफेक्शन। तो उससे आपको डर नहीं है? उसने कहा मुझे मैं तो भूल ही गई थी। अब बात यह है कि जब आप सीन में गुम होते हैं ना, वो उस वक्त भी अनिल कपूर के भी छेड़ने से इसीलिए डरी थी कि उसने विजुअलाइज कर लिया था कि इधर मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। तो जब इधर से एक चीज आया हुई कि या उसने जैसे भी हाथ से छेड़ा तो उसकी चीख निकल गई। तो उसने जब अपने सीन को विजुअलाइज किया, तो चूंकि वो नागन थी तो उसके लिए नागन जो था उसका यूँ समझ लो रिश्तेदार ही था। तो उसने उस नाग से ज़रा सी ये तसर नहीं लिया कि ये मुझे कोई ऐसी वैसी बात हो सकती। ये उसका फ़न के साथ मोहब्बत या लगन जो है ये उसकी इंतहा थी। क्या बात है। इसी तरह एक फिल्म थी, उसमें शक्ति कपूर ने इसको थप्पड़ मारना था। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको एक पॉडकास्ट में ये बताया था कि वहीद मुराद सेट पर थे, माँ भी थी, तो उनको थप्पड़ मारा था नैयर सुल्ताना साहिबा ने। नैयर सुल्ताना ने, ठीक है। हाँ जी, और इतने जोर से मारा था कि माँ भाग के आ गई कि तुमने मेरे बेटे को इतने जोर से थप्पड़ क्यों मारा। बिल्कुल मुझे याद है। तो इसी तरह शक्ति कपूर ने थप्पड़ मारना था श्रीदेवी को। अच्छा, और जब वो सीन आया हाँ जी, तो ये अपने उस सीन में खो गई अच्छा, कि अब जो सीन आया ऐसे होगा, ये होगा, अब लड़ाई होगी, सब कुछ होगा। वो लड़ाई शुरू हो गई, तू तकरार, जो सीन का तकाजा था वो शुरू हुआ। और उस तकाजे में शक्ति कपूर एक मंजा हुआ आर्टिस्ट था, बिल्कुल। तो उसने उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। और आपको पता विलन तो वैसे ही बड़ा फ्री होता है उनके साथ। तो बस बातों बातों में उसने जो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है तो सारे सेट वाले भी परेशान हो गए। हालांकि अक्सर थप्पड़ ऐसे मारते हैं कि यूं होता है तो पीछे इफेक्ट डाल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन उन्होंने ऐसा जड़ दिया गाल के ऊपर कि
वो आवाज़ आई, सारे शशदर रह गए। उसके बाद जब शॉट कट हुआ तो शक्ति कपूर ने माफ़ी मांगी कि आई एम सो सॉरी कि ये हुआ। कहती नहीं कोई बात नहीं, ये फिल्म कैसा था। ट्रू एक्टिंग इसी को कहते हैं ना, स्पिरिट, एक्टिंग नो स्पिरिट। प्रॉब्लम। क्या बात है। तो ये जो चीज़ थी ये भी उसके अंदर एक कमाल का फन था कि कला थी। फिर एक सीन मैं आपको बताता हूँ कि अनिल कपूर का और उसका सीन था। अनिल कपूर उसमें उसकी बीवी का रोल अदा कर रही होती है। अच्छा। वो चीखता है, चिल्लाता है और बुरा भला कहता है, जो एक शौहर अपनी बीवी से कोई लड़ाई में होता है और गुस्से में आकर पानी लेकर उसके ऊपर फेंक देता है। अच्छा। तो उस पानी फेंकने के बाद वो इससे इसने तसल्ली लिया, इतना रोई कि इसकी धाड़ें चीख निकल गई। अच्छा। इतने आंसू है। तो वो भी वही था कि जो फील उसने किया वो ओरिजिनल बीवी बन गई और ओरिजिनल वही बन गई कि मेरा कोई कसूर नहीं था और मेरे ऊपर ये बिला वजह चीख रहा है और बिला वजह मुझे डांट रहा है और बिला वजह मुझे जलील कर रहा है और उसके ऊपर पानी फेंका। तो उसके बाद उसकी जो हालत और कैफियत हुई वो काबिल दीद थी। तो ये जो कि मैं कहता हूँ ना कि जो आप कह रही थी कि सुपरस्टार बन गई और इतना मुआवजा लेती थी, तो ऐसे तो सुमेरा जी कोई किसी को आना भी नहीं देता। सही बात है, बिल्कुल सही। तो जो लोग लाखों रुपए देते तो कुछ सोच कर देते हैं और उनकी कीमत नहीं होती उनके फ़न की। लेकिन ये है कि पैसे ऐसे नहीं को देता। लिहाजा श्रीदेवी ने अगर पैसे लिए तो अपना आप मनवा कर लिए, ऐसे नहीं ले लिए। श्रीदेवी की एक और आपको बात बताऊं कि इतनी कॉन्फिडेंट लड़की कि हर एक के साथ उलझने वाली, लड़ देने वाली, हर एक के साथ मत्था लगा लेने वाली और नामुतासर होने वाली। हर हीरो के साथ काम किया, सनी देओल के साथ भी काम किया, जितेंद्र के साथ काम किया, धर्मेंद्र के साथ, पता नहीं किस साथ काम किया। हर बड़े हीरो के साथ काम किया। फिर एक फिल्म आई जिसमें अमिताभ के साथ काम करना। अब अमिताभ बच्चन के सामने जब काम किया, सेट पर आई खुदा गवाह। हाँ जी। अच्छा। तो पहली बार नर्वस नजर आई। अच्छा। अब लोग हैरान कि ये तो किसी से डिस्टर्ब ही नहीं होती, ना सांप से डरती है, ना वाह या थप्पड़ भी खा लिया, वो भी हो लिया। बल्कि एक और भी एक फिल्म थी जिसमें गाना पिक्चराइज था और उसमें बारिश होनी थी। अच्छा। तो कुछ मशीन ख़राब हो गई, पता नहीं क्या, बारिश नहीं हो सकी। तो उन्होंने क्या किया, मजबूरन ओरिजिनल बारिश में से सीन पिक्चराइज करवाया। वो गाना जो भी सीन जाता गाना था, उस ओरिजिनल बारिश में ये शूटिंग करती रही है और इतने महब होके करती रही बगैर किसी परवाह के कि बीमार हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी डेडिकेटेड अपने काम के साथ। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, उनकी शख्सियत ऐसी होती है, उनके पास ऐसा सहर होता है कि हर कोई उनके सामने आते से उनके पाँव कांपते हैं। सही बात है। तो इसके भी पाँव कांपना शुरू हो गए और लोग बड़ा मज़ा लेने लगे सेट पर कि ये तो हर एक के सामने डट जाती थी, अमिताभ बच्चन आ गया, अब क्या करती है, क्या करेंगी। तो अमिताभ बच्चन ने भी देखा। तो अमिताभ बच्चन के पास आया तो उसने कहा, हाँ वो आज तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो क्या मकालमे हैं तुम्हारे। तो कहती है जी बस वो बस। अच्छा। और भाग गई। भाग गई। तो इतनी नर्वस हो गई अमिताभ बच्चन से। तो ये अब कह लें कि ये भी तो किस्म की एक नेचुरल बात है। नेचुरल इसलिए बात है कि उसने मसरूफपन नहीं दिखाया, वो जब नर्वस होगी तो बाकी नर्वस हो गई और उन्होंने इस बात को एडमिट किया। हाँ, एडमिट क्या किया। मतलब फनकार वो होता है जो सिचुएशन के अपने ऊपर तारी करता कर लेता है। सही बात। तो उसने उस वक्त जो सिचुएशन थी, अभी सीन तो उनके सामने आया नहीं था, तो सीन याद करते करते अमिताभ बच्चन सामने आ गए। तो सीन तारी होने के बजाय उसकी शख्सियत तारी कर ली अपने ऊपर। जब शख्सियत तारी हो गई तो फिर नर्वस भी हो गई। तो अगर वैसे अगर उसे कहा जाता कि फलां एक्टर उससे तुमने नर्वस होकर ये बात करनी है, तो वो एक्टिंग थी, लेकिन वो तारी होने का वो मौका नहीं आया। ये एक फिल्म थी उनकी जो जब 1997 में जुदाई इसने फिल्म की है। अब बीच में वो बाद में बताता हूँ कि शादी कैसे हुई। तो इसने ब्रेक लिया तकरीबन 15 साल। 15 साल इंडियन इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हुई शादी के बाद। ओके। तो उन 15 सालों में फिर इसने एक फिल्म 2012 में की जिसका नाम था इंग्लिश सही। अब इंग्लिश में इसने एक ऐसी लड़की का रोल अदा किया था जिससे वो इंग्लिश नहीं आती। हाँ, इनको भी तो नहीं आती थी क्योंकि इन्होंने स्कूल अच्छा, वो जब ये सीन आया ना जिसमें मतलब वो इसको जलील करते हैं और बिज़ करते हैं और इनके इंग्लिश नहीं आती, मजाक उड़ाते हैं, तो वो सीन जब मजाक उड़ाने वाला आया तो उसमें इसने एक्चुअली
वही परफॉर्मेंस दी जो कभी इसकी लाइफ में ओरिजिनल हुआ था। ये सीन उससे पहले इसके साथ हो चुका था कि इसको इंग्लिश नहीं आती थी और लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। तो उस वक्त जो इसकी कैफियत थी ना, हाँ। इसको वो बात याद आ गई, उसने सेम परफॉर्मेंस थी। अच्छा। और वही परफॉर्मेंस हाईलाइट हो गई। तो कहने का मैं मकसद सिर्फ ये है कि आपको कि नाम किसी आदमी का ऐसे नहीं लोग याद रखते। यहाँ तो लोग दूसरे दिन किसी को याद नहीं रखते। बेशक, बेशक। के बाद कोई का सीन कर रहा होता है ना, तो अक्सर लोग मजाक में उसे कहते हैं यार दिलीप कुमार न बन, अपना काम कर। हाँ। तुम आया न बन और सुल्तान राय न बन, अपना स्टाइल लेके आ। सही। तो श्रीदेवी ने हर फील्ड में, मसलन चालबाज में उसने डबल रोल अदा किया, कॉमेडी अलग की, सीरियस भी किया, ग्लैमरस भी किया। एक गाना था उनका जो उनको बहुत बोल्ड करना था, अच्छा, पिक्चराइज करवाना था। कांटे नहीं कटते। हाँ जी, कांटे तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बोल्ड रोल नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, सिंपल करती थी। लेकिन जिस वक्त उसने हामी भर ली, फिर उसने जो बोल्ड होके दिखाया है, तो फिर ऐसे लगा कि बोल्ड लड़की ऐसे होती है। तो ये होता है अपने आप को तारीफ कर लेना, हाँ, अपने आप को मनवाना। मैं आपको इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। जर्मन के एक बहुत बड़ा मुज़ीक नाम था उसका, शायद म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उनका कोई कंपटीशन में म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आता था। सही है। जैसे इंडिया में यार रहमान टॉप पे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर ने बैठे थे, उसने कहा यार ये कैसा हो कि ये आदमी साढ़े मगरों ले जाए। तो एक आदमी ने उनको सजेशन दी, उसने कहा क्या? उसने कहा यार फलां एक फिल्म है, उस प्रोड्यूसर को मजबूर करो कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ये दे। अच्छा। उसने कहा क्यों? कहता है ये तुम मजबूर करो। अच्छा। खैर वो गए, उन्होंने मजबूर किया। सब म्यूजिक डायरेक्टरों ने इनकार कर दिया कि हम इसका बैकग्राउंड नहीं कर सकते, आप इसका म्यूजिक से करवा लें। ठीक है। असल नाम मुझे सही याद नहीं, म्यूजिक किस्म का नाम जरूर आता है। भारत टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर था। वाकया बिल्कुल 100% करेक्ट है। सही है। उसको उन्होंने वो फिल्म दिखाई, उसमें वो एंड फिल्म का जो था, उसमें हीरो की डेथ होती है, कोई बीमार होता है, कोई बंदे आहिस्ता आहिस्ता जान निकलती है उसकी। अब आप बड़ा सुन के हैरान होंगी, उसने उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जब आखिरी रील का दिया तो म्यूजिक बजवा रहा था, और जूं वो जान उसकी निकल रही थी, तू उसके सुर जो थे ना वो जा रहे थे। तो जब उसने यूं किया कि ख़त्म हो गई, कि अब जान निकल गई, तो उसके दोनों हाथ यूं गिरे। दाद देने के लिए डायरेक्टर गया भाग के। अच्छा। जब हाथ लगाया था तो ही वाज डाइड। उसने इतनी फीलिंग से म्यूजिक बनाया, इतना तारीफ किया उस डेथ को, उसके मुताबिक सुर बनाए कि यार जब मैं मर रहा हूँगा तो ऐसे ये कैफियत होगी। उसकी डेथ हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप तारीफ कर लेते हैं कोई चीज़, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ और। मैं खुद जब कहानी लिखने बैठता हूँ और जब सीन लिखता हूँ, मसलन मैंने 25-26 साल किया मुस्तफ़ा कुरैशी और राय साहब, तो सामने राय साहब होते थे, सामने मुस्तफ़ा कुरैशी होते थे जी। तो जब मैं राय साहब का डायलॉग लिखता था तो मैं सुल्तान राय बन जाता था। हाँ। जब मैं मुस्तफ़ा कुरैशी का डायलॉग लिखता था मुस्तफ़ा कुरैशी बन जाता था। हाँ, तो मेरे वो बोलने जो मैं लिखता था और उस वक्त जो बोल रहा होता था और जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन होते थे, उसको मेरे सामने बैठे हुए लोग बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा मेरी इस बात को एंजॉय किया जोया ने। वो उस वक्त पहली के दूसरी जमात में पढ़ती थी, मैं उसको स्कूल से लाकर ना अक्सर तो स्टूडियो में बैठ जाना, मैं काम करके फिर जाना। अच्छा। तो मैं काम कर रहा, सिगरेट लगाए ये वो, तो वो बड़ा एंजॉय करती। फिर उसने एक दिन मुझे वो सिगरेट मेरा लेकर यूँ तो मुझे अपना दिखाया कि मैं सीन कैसे लिखता हूँ, उसने मुझे बताया। अच्छा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ होती है ना एक्टिंग, और क्या है, देखिए हर आदमी बोल सकता है। मैं एक्टर को बोलना मैं सिखाता हूँ। हाँ। कैसे बोलना, फुटवर्क बाकायदा चल के दिखाता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर कैमरा आप ऑन कर दें और कहीं यहाँ आप बोल के दें तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके लिए वो सीन को तारीफ करना ज़रूरी है कि मैं एक्सप्रेशन, तो मैं उस वक्त मेरा चेहरा ब्लैक हो जाता है। लम्हे और चांदनी, मिस्टर इंडिया, नगीना, हिम्मत वाला, जुदाई, ये वो यादगार फिल्में हैं इसकी जिनको आप भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। एक गाना था हवा हवाई, सुना आपने? वर्ल्ड फेमस, बड़ा चुलबुला और बड़ा फेमस गाना। हवा हवाई, वो सिर्फ इसके उस चुलबुलेपन ने उस गाने को गाना बना दिया था। अच्छा। जैसे हमारा इधर एक वहीद मुराद ने गाना गाया था,
वो कोको कोरीना के क्या कोको कोरीना, हाँ, कोको कोरीना, अहमद हाँ रशीद जी, साहब ने गाया था हाँ जी, शायद। हाँ जी। तो कहने का मकसद है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्मेंस करने वाला आर्टिस्ट जो है ना वो अमर कर देता है। अमर कर देता है, बिल्कुल। कुछ मकालमे ऐसे होते हैं जो मकालमे नहीं होते इतने अच्छे। मसलन शोले में एक मकालमा था, कितने आदमी थे। कितने आदमी थे। अब अमजद खान ने जब बोला ना कितने आदमी थे, हाँ, तो वो मकालमा अमर हो गया। सही बात है। मेरी मौला जाट में एक मकालमा था मुस्तफा कुरैशी का, हाँ। नवा आया है सोने। तो ये मकालमे में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, नहीं थी, लेकिन मुस्तफा कुरैशी साहब की जो परफॉर्मेंस थी, अंदाज था, जो अंदाज था, उसने उस मकालमे को अमर कर दिया। अमर कर दिया। इसी तरह इसने हवा हवाई गाने को भी अमर कर दिया, चूड़ियों वाले गाने को अमर कर दिया, कट्टी नहीं वो अमर कर दिया, जो नागन का गाना वो अमर कर दिया। हाँ, हाँ, और जो रोल किए उसने हाँ, वो भी कमाल किया। कमाल किए। जो मोम फिल्म में उसने रोल किया एक माँ का, क्योंकि सज्जल अली ने उसमें काम किया था। अच्छा। और सज्जल अली जो थी उनको माँ का दर्जा देती थी, माँ समझती थी, और वो भी इसको बेटी कहती थी, और अक्सर इनकी टेलीफोन पर बातें भी होती थी। हाँ जी, हाँ जी। और सज्जल अली का कहना है कि वो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि तो मैंने लाल ड्रेस पहना हुआ था हाँ, हाँ। और मैं शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो श्रीदेवी मेरे चल के पास है, कहने लगी बेटा ये जो तुमने ड्रेस पहने हुए ना अपने बालों को अगर कर्ली कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह 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 वाह, क्या बात तो है। कहने लगी हालांकि ये उनकी ड्यूटी नहीं थी, नहीं थी, लेकिन वो इतना प्यार करती थी कि कहती मैं हमेशा आज भी मिस करती हूँ, मैं ऐसे लगता है मेरी माँ मर गई जब। तो अब आते हैं कि बोनी कपूर से शादी कैसे। हाँ, शादी कैसे हुई, लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई और किस अब तरह ये बोनी जोड़ी बनी? कपूर उनसे प्यार करते थे शुरू से ही? शुरू से, और अच्छा। उन्होंने फिर अपनी फिल्म में लिया करीब करने के लिए, मिस्टर इंडिया वाली फिल्म मिस्टर इंडिया में। ओके। लेकिन करीब करने के लिए जो चाहिए था वो नहीं कर सके, सिवाय इसके 11 लाख रुपया दे दिया। हाँ। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, काफ़ी अरसा गुजर गया। तो फिर एक दिन इन्होंने हिम्मत की और उससे कहा कि बात यह है कि श्री जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहती हैं वाई? उसने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, चली गई। अब दूसरी तीसरी या चौथी मुलाकात में फिर ऐसा हुआ कि श्रीदेवी को भी ये एहसास हुआ कि यार ये शख्स कहीं मेरे अंदर है। अच्छा। क्योंकि मुलाकातें तो होती थी ना, प्यार मोहब्बत इजहार, खाना पीना, चाय, हाँ। केयरिंग जो मर्द होता है वो आगे पीछे फिरना, वो फिरता सारी है, बिल्कुल। स्टाइल। हाँ जी। तो वो सारा फ्लैशबैक चला, और जब चला तो उसको याद आ गया कि ये आदमी जो है अगर मैं इससे शादी करूं तो मैं खुश रह सकती हूँ। खुश रह सकती हूँ, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा नहीं थे? वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। बच्चे भी थे? बच्चे भी थे। अब इनकी ज़िंदगी बड़ी ठीक ठाक गुजर कर रही थी और सब ठीक था, सब कुछ अच्छा था। और जैसा होता है कि बड़े लोगों के बाद अंजाम ऐसे होते हैं कि उनकी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो गया। आज तक समझ नहीं आई लियाकत अली को क्यों मारा गया, आज तक समझ नहीं आई बेनज़ीर क्यों कत्ल हुई, आज तक समझ नहीं आई सुल्तान राय को किसने मारा, आज तक समझ नहीं आई कि सीरत देवी जो थी वो दुबई अपने भतीजे की शादी में शिरकत के लिए गई, खुशी करने के लिए। हाँ जी। और फिर एक दिन पता चला सुबह हाँ। कि वो मुर्दा पाई गई। ओए होए होए होए। और अपने होटल के कमरे में, और होटल के कमरे में ही नहीं बल्कि अपने होटल के बाथ टब में। बाथ टब में? ओए होए। अब चे मगोइयाँ शुरू हो गई, किसी ने कहा खुदकुशी कर ली, किसी ने कहा जहर दे दिए। हाँ हाँ। फिर उनका मेडिकल भी हुआ, मेडिकल से ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जहर किसी ने दिया है। हाँ। और ये भी अजीब बात है कि बाथ टब में डूबी पाई गई। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या हुआ, बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा राज है जिसका आज तक पता नहीं चला। मिस्टीरियस डेथ। हाँ, मिस्टीरियस डेथ थी कि किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। और अगर वो खुद मरी तो क्यों मरी? क्योंकि बोनी कपूर जैसा शौहर, प्यार करने वाले शौहर, पैसे भी, दो बेटियां भी, जानवी कपूर और खुशबू कपूर। तो सब कुछ जब इंसान के पास होता है तो इंसान की ज़िंदगी की यही बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि चलने के लिए अल्लाह सवारी दे दे, घर पर एक छत दे दे, बच्चे दे दे, शौहर दे दे, बीवी की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ? तो फिर ऐसे मौक़ों पर फिर हर आदमी अपने ज़ुबान से बातें करता है। हम उन अफवाहों को तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर वो खुद मरी तो भी बहुत बुरा हुआ, और अगर किसी ने मारा तो भी बहुत बुरा हुआ। बेशक। मौत तो बरहक है, मरना इंसान ने, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इज्जत से मौत दे और आसान मौत। मैंने कहानी तो ख़त्म कर दी।
अगर इस पर और बोलना चाहूँ तो घंटा और भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन सही है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं रिपीटेशन नहीं करता। जितने मैं बातें ज़रूरी समझी मैंने बता दी, लेकिन मैं अपने सामीन और नाजरीन को मुखातब करके एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। श्री देवी की जो कहानी है, जी। इस कहानी से जो सबक मिलता है वो सिर्फ ये मिलता है जी। कि ज़िंदगी में आप की ख्वाहिश होती है, यार मेरे पास बेहतरीन गाड़ी हो, हाँ, यार मेरे पास बेहतरीन घर हो, यार मेरे पास पैसा हो, मैं दुबई जाऊं, मैं लंदन जाऊं, मैं सैर करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाँ। श्री देवी के पास ये सारी चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद पानी के टब में डूब कर क्यों मरी? अगर किसी ने मारा तो भी वजह यही थी, अगर खुद मरी तो भी। वो सुकून एक और चीज़ है। वेरी ट्रू। अल्लाह से सुकून मांगे, सेहत मांगे। एक पैगंबर से एक आदमी ने पूछा था कि अगर अल्लाह ताला आपसे कहे कि एक चीज़ मांग लो, जो मर्जी हो मांग लो, और जितनी मर्जी हो मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे? सोना, चांदी, घोड़े, औरतें, क्या मांगेंगे आप? उसने मुस्कुराए, फरमाया सिर्फ सेहत मांगूंगा। सेहत है तो सुकून है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। अल्लाह से सुकून मांगे। पैसा ये जितना भी हो, आप 48 एकड़ में घर बना लें, सोना आपने एक चारपाई पर है, जगह आपने सिर्फ उतनी घेरनी है 3 गज के करीब, बस। जितनी मर्जी हो दौलत जमा कर ले, खाने 3 वक्त की रोटी है, आपने कितना खा सकते हैं आप? यही वजह है कि हिलाकू ने जब बगदाद को बर्बाद किया तो जो खलीफा था उस दौर का, मोहतसिम बिल्ला का क्या नाम था, उसको बुलाया, उसके महल का सारा सोना लाकर उसके सामने ढेर कर दी, और इस कैसे खाओ? उसने सोना मैं कैसे खा सकता हूं? तो उसने एक बहुत बड़ी गाली दी। कहता है अगर नहीं खा सकते थे तो उसको जमा क्यों किया? इससे तलवारें बनाते, इससे घोड़े खरीदते, ज़रा बख्तर खरीदते, मैंने जब हमला किया मेरा मुकाबला करते, बगदाद को बचा लेते। तुम इस काबिल नहीं हो कि जिंदा रहो। घोड़े के पैरों तले रौंद के मार दिया उसको। लिहाजा सुकून खुदा से मांगे। अल्लाह हाफ़िज़।